नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय करगिल। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आय की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के दौरान जो हमारे अध्ययन का उद्देश्य है कि प्रस्तुत अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी राष्ट्रीय आय की मार्शल और गीगू की जो संकल्पना है उत्पादन पर आधारित, उसके बारे में जान सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है कि इस अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी फीसर की जो संकल्पना है राष्ट्रीय आय की, उपभोग पर आधारित है, इसके बारे में जान सकेंगे। और अंतिम उद्देश्य है कि विद्यार्थी राष्ट्रीय आय की आधुनिक संकल्पना को आसानी से समझ सकेंगे। प्रिय छात्रों, राष्ट्रीय आय की संकल्पना को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिसकी जानकारी होना छात्रों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इन बिंदुओं के आधार पर हम राष्ट्रीय आय को सही समझ पाएंगे। सबसे पहला शब्द हमेशा हम देखते हैं कि उपार्जित आय एक आती है। तो विद्यार्थियों, उपार्जित आय एक ऐसी आय है जो चालू वर्ष, जैसे वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है वित्तीय वर्ष 2020-21, तो हमको बताना है कि ऐसी आय जो चालू वर्ष में अर्जित तो कर ली जाती है, किंतु वर्ष के अंत तक वास्तव में वह प्राप्त नहीं होती। अर्थात हो सकता है कि जिसका उत्पादन इस वर्ष हुआ है उसको हम आने वाले वर्षों में प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि उसकी जो सेलिंग है इस वर्ष नहीं हो गई। उत्पादन तो इस वर्ष हुआ था, किंतु वास्तव में क्या है, उसका विक्रय नहीं हो पाया था, तो इसको हम उपार्जित आय कहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो शब्दावली है वो है अनुपार्जित आय। तो छात्रों, इसमें हम ये जानेंगे कि आय का वह भाग जो चालू वर्ष में हम प्राप्त करते हैं, किंतु चालू वर्ष से उसका उत्पादन से कोई भी संबंध नहीं होता है, तो हम इसे अनुपार्जित आय कहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण जो शब्दावली हम देखते हैं राष्ट्रीय आय के अंतर्गत, वह है स्टॉक। स्टॉक किसी भी आर्थिक तत्व की वह मात्रा है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर पाई जाती है, जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे 1 जनवरी 2020 को आपके बैंक में कितना आपके पास पैसा जमा था, तो किसी निश्चित समय बिंदु की जब बात की जाती है तो वह स्टॉक कहलाता है। प्रवाह आर्थिक तत्व की वह मात्रा है जो एक निश्चित अवधि के दौरान पाई जाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि वो प्रतिदिन, प्रति माह या प्रति वर्ष कितने रुपए प्राप्त कर रहा है, यह उसका प्रवाह होगा, एक फ्लो होगा। राष्ट्रीय आय में दोस्तों हम बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था की भी बात जानना चाहेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत जब कोई देश शेष विश्व के देश से किसान किसी भी प्रकार का आयात निर्यात वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करता है, यह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसी के विलोमतः जब एक देश दूसरे देश के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करता है तो इसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता तो यदि हटा दिया जाए, इसका मतलब हुआ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इस प्रकार की जो शब्दावली है राष्ट्रीय आय में जानने के लिए आती है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आर्थिक विचारों के इतिहास में राष्ट्रीय आय की विचारधारा अत्यंत पुरानी है। एडम स्मिथ ने अपनी जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, उसको 1773 में प्रकाशित किया, और वास्तव में यह अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक थी और अर्थशास्त्र के ढेर सारे विचारों को लेकर के यह पुस्तक आई थी। इसलिए एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय आय से संबंधित यहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा नहीं थी, और राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणाओं का वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी से हम प्रारंभ मानते हैं। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय होता है कि किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ से। इस प्रकार इसके एक एक शब्द इस परिभाषा
कि ये बतलाते हैं कि हमको देखना है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो फाइनल गुड्स की बात की जा रही है यहाँ पर। हम मध्यम जो मध्यवर्ती वस्तु है उसको इग्नोर करते हैं और ये देखते हैं कि उस वस्तु के निर्माण में, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बन रही है तो स्टेप बाई स्टेप बनता है, तो हमको देखना है कि फाइनल गुड्स के रूप में कंज्यूमर के पास वो कब पहुँच रही है, और केवल उसके मूल्य को यदि जोड़ा जाए तब वह राष्ट्रीय आय होगी। दोस्तों, राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाएगा। वास्तव में राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला है नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं, जिसमें मुख्य रूप से हम प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर फिशर की संकल्पना को जानेंगे। और आधुनिक परिभाषाओं में हम प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, सैमुएल्सन, पाल स्टूडेंट तथा बाउले और रॉबर्टसन आदि के विचारों से समझेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेसर मार्शल के बारे में देखते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में क्या बताया। उनके अनुसार कि किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करती है। यही किसी देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या आगम या राष्ट्रीय लाभांश है। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा कि मार्शल ने उत्पादन को आधार बना करके राष्ट्रीय आय की संकल्पना दी है। यह परिभाषा उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में प्रकाशित हुई थी उसमें बतलाया है। इस परिभाषा को देखने के बाद हमको यह समझ में आता है इस राष्ट्रीय आय की परिभाषा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार है वो वार्षिक है। दूसरा, कुल उत्पादन में मशीनों की टूट फूट और घिसावट व्यय को हमेशा घटा दिया जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को हमेशा जोड़ देना चाहिए। और अंतिम विशेषता है कि अनार्थिक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इसमें आर्थिक क्रियाएं तो शामिल होंगी वर्ष भर की, और इसका जो आधार है वार्षिक होगा। अच्छा, मार्शल की इतनी विशेषता होने के बाद भी हम यह देखते हैं कि इस परिभाषा में कुछ आलोचनाएं रहती हैं। वास्तव में राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा सही अनुमान लगाने में असमर्थ रहा है, इसमें कठिनाई होती है। दूसरा, वस्तुएं जिनका बाजार में विनिमय नहीं होता, क्योंकि वस्तुओं में उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन यदि कंज्यूमर उसको अपने उपभोग के लिए रख लेता है, या कभी कभी क्या होता है जितना उत्पादन हुआ है वह मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो हमने कहा है कि अनार्थिक क्रियाएं यानी आर्थिक क्रियाएं जब तक शामिल होती है तब उसे राष्ट्रीय आय में हम शामिल करते हैं। लेकिन अनार्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि उत्पादन जरूर हो रहा है किसानों का, लेकिन वह अपने उपभोग के लिए कुछ मात्रा यदि रख लेता है तो वह अनार्थिक क्रियाएं हो जाएंगी, क्योंकि उसका उपभोग कर रहा है और उसका विक्रय मार्केट में नहीं हुआ है। इस प्रकार हम राष्ट्रीय आय की सही मापन, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी हमारी राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा नहीं बन पा रहा है, यह मार्शल की परिभाषा का सबसे प्रमुख दोष है। और सबसे अंतिम में हम दोहरी गणना के भय को भी मानते हैं कि इस परिभाषा से डबल काउंटिंग की जो समस्या है वह आती है। दोहरी गणना का तात्पर्य होता है कि जब किसी एक वस्तु के मूल्य को हर स्टेप या हर बार जोड़ दिया जाए तो उसका मूल्य जो है बहुतायत या फ्रिक्वेंट जुड़ करके राष्ट्रीय आय को बढ़ा देता है। जबकि वास्तव में हमने बताया है कि अंतिम वस्तुओं का केवल मूल्य जोड़ना चाहिए। जो स्टेप बाय स्टेप वस्तुएं बनती हैं उनको कभी भी शामिल करेंगे तो उसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। इससे बचने के लिए वास्तव में हमें अंतिम वस्तुओं को केवल शामिल करना चाहिए, उसके मूल्यों को केवल शामिल करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी परिभाषा प्रोफेसर पीगू की है। पीगू ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा के दौरान बताया कि किसी समुदाय की राष्ट्रीय आय वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती हैं और जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। और यह परिभाषा पीगू की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, जो कि 1890 में पेज नंबर 33 में प्रकाशित थी। पीगू की परिभाषा में हम देखते हैं दोस्तों कि उन्होंने मुद्रा की मापदंड में इसे मापा है। और यदि मुद्रा में किसी को व्यक्त किया जाता है तो वह न केवल सरल हो जाती है इकाई, बल्कि
लोगों को समझ में आसानी से आती है, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलित परिभाषा है। पिगू ने राष्ट्रीय आय की गणना में केवल वस्तुओं और सेवाओं को समावेश किया है और उन्हीं वस्तुओं सेवाओं को उसमें शामिल किया है जिसे हम मुद्रा रूपी मापदंड में शामिल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जैसे मार्शल ने कहा कि हमने उत्पादन तो किया था, लेकिन उसका विक्रय यदि नहीं कर रहे हैं तो जो अनार्थिक क्रियाएँ हैं वो बच जाती हैं। लेकिन पिगू ने उससे बचते हुए यह बताया कि जिसमें मुद्रा रूपी मापदंड यानी जिसको हम वास्तव में क्रय कर रहे हैं केवल उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए, क्योंकि हर व्यक्ति उत्पादन करता है तो उसका कुछ हिस्सा वह उपभोग के लिए रखता है, वह वास्तव में राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है क्योंकि उसका हम सीधा सीधा उपभोग कर लेंगे। पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय बराबर मौद्रिक आय प्लस विदेशों में विनियोगों से प्राप्त आय। पिगू की राष्ट्रीय आय की परिभाषा की जो विशेषता है कि विदेशों में किए गए विनियोगों से प्राप्त आय का इसमें समावेश किया जाता है, और दूसरी विशेषता है कि यह मुद्रा रूपी मापदंड में मेजरमेंट की जाती है, इसको मापा जाता है। अच्छा, पिगू की परिभाषा की भी कुछ आलोचनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बतलाएंगे कि यह परिभाषा न केवल संकीर्ण है बल्कि विरोधाभासपूर्ण भी है, क्योंकि वास्तव में केवल मुद्रा रूपी मापदंड से हम राष्ट्रीय आय की संकल्पना यदि बदलाते हैं तो यह धारणा उन अनार्थिक क्रियाओं को इग्नोर करता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक के साथ साथ अनार्थिक क्रियाओं का समावेश बहुत जरूरी होता है। तो मुद्रा रूपी मापदंड में हम केवल आर्थिक क्रियाओं को शामिल कर पा रहे हैं, इससे एक पक्षी पहलू होगा जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी दोष है। और दूसरी आलोचना है कि यह केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ही लागू होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे एक समय था कि वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, उस संदर्भ में यदि हम राष्ट्रीय आय को समझना चाहें तो पिगू की जो संकल्पना है वह पूरी नहीं होगी। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रोफेसर फिशर की। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय आय की परिभाषा के माध्यम से यह बताया कि राष्ट्रीय लाभांश या आय वस्तुगत आय में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल करता है जो अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती है। ये वस्तुएं भौतिक और मानवीय वातावरण से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार फिशर की पुस्तक में यह बात प्रकाशित हुई। फिशर ने उपभोग के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है। एक उदाहरण उन्होंने दिया है अपनी राष्ट्रीय आय को बतलाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय आय की परिभाषा के संदर्भ में फिशर का जो दृष्टिकोण है वह उपभोग पर आधारित है, और वास्तव में अर्थशास्त्र का प्रथम मनोवैज्ञानिक नियम हम उपभोग को कहते हैं, क्योंकि उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है। इसलिए यह परिभाषा ज़्यादा निकट है लोगों की। उन्होंने बताया कि एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया था वह इस वर्ष की आय नहीं है, बल्कि वह तो पूंजी में वृद्धि है। केवल वे ही सेवाएं जो कि इन वस्तुओं के प्रयोग के लिए मुझे मिलेंगी वह वार्षिक राष्ट्रीय आय है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि कोई वस्तु या कोई शर्ट मान लीजिए दोस्तों कि हमने 500 रुपये में लिया है इस वर्ष, तो चूँकि इसको हमने 2019-20 में लिया है, तो ये वास्तव में जब हमने क्रय किया है तो ये 500 रुपये जिसको हमने दिया है, जिस दुकानदार को दिया है, तो वह दुकानदार की वह 500 रुपये पूरी आय नहीं होगी। या हम कह सकते हैं कि हमारी 500 रुपये की जो शर्ट है हमने खर्च जरूर कर दिया, किंतु उस शर्ट की जो जीवन अवधि है वह मान लेते हैं 5 वर्ष है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि शर्ट लेता है तो केवल उसी वर्ष उसका उपभोग नहीं करेगा। यह वस्तुएं कुछ वर्ष तक चलती हैं। मान लीजिए 5 साल अगर चल रही है तो हमको यह जानना होगा कि 500 रुपये बटे 5 अर्थात 100 रुपये के बराबर ही वह उस वर्ष का उपभोग कर पा रहा है। इसलिए उसकी राष्ट्रीय आय में केवल 100 रुपये को शामिल करना चाहिए, जबकि अगला जो 100 रुपये है वो आने वाले वर्षों में फिर 100 रुपये करके, यदि वह शर्ट 5 साल चल रहा है तो केवल 100 रुपये को उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उस 100 रुपये को ही हमने उस वर्ष के लिए उपभोग किया है, और बाकी जो 400 रुपये बच जाते हैं वह पूंजी में वृद्धि है जो आने वाले वर्षों में उपभोग के दौरान प्राप्त की जाएंगी।
फिशर की परिभाषा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह यह है कि फिशर ने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा को प्रस्तुत किया है, जबकि मार्शल और पीजू का जो कॉन्सेप्ट है वो उत्पादन पर आधारित है। और फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है, क्योंकि उपभोग का कल्याण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अच्छा, फिशर की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है, क्योंकि इसका जो ढांचा है वह उपभोग पर आधारित है। दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी फिशर की परिभाषा में भी कुछ आलोचनाएं रह गई हैं। वह आलोचना यह है कि उपभोग का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, इसलिए इसका सही मापन हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यदि कोई वस्तु टिकाऊ है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है, तो इस संदर्भ में हम सही इसका समय अनुमान नहीं लगा पाएंगे, इसलिए जो समय विलंबना का दोष है इस राष्ट्रीय की परिभाषा में आता है। और तीसरा है वस्तुओं का हस्तांतरण। यदि कोई कंज्यूमर एक वस्तु को प्राप्त कर रहा है और वह वस्तु किसी मित्र को गिफ्ट के रूप में दे देता है, तो क्योंकि हमने उस कंज्यूमर के लिए उस वस्तु को रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि वस्तु का हस्तांतरण हो गया है, अब उसी वस्तु को कोई दूसरा उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, तो इस प्रकार उपभोग में जैसे परिवर्तन होता है, तो राष्ट्रीय आय की जो संकल्पना फिशर की थी वह सही मायने पे खरी नहीं उतरती है। दोस्तों, अगर हम इन तीन परिभाषाओं के संदर्भ में यह बात करें कि इन तीनों परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है, तो हमको जानना होगा कि वास्तव में ये तीनों परिभाषाएं अपने अपने मामले में श्रेष्ठ है। जब हमारा उद्देश्य शांतिकाल की स्थिति में यह ज्ञात करना होता है कि कौन से कारण आर्थिक कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं, तो हम प्रोफेसर पीजू और मार्शल की परिभाषा को उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में आर्थिक कारण और अनार्थिक कारण एक दूसरे के कुल उपभोग से संबंधित होते हैं, न कि तत्कालीन उपभोग के माध्यम से। और यदि हमको आर्थिक कल्याण का मेजरमेंट करना है, तो ऐसी दशा में फिशर की परिभाषा को हम अधिक अनुकूल मानते हैं। दोस्तों, आइए अब हम आधुनिक परिभाषा की ओर चलते हैं। आधुनिक परिभाषाओं में हम सबसे पहले प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स की परिभाषा देखते हैं। साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय के संदर्भ में बतलाया है कि राष्ट्रीय लाभांश या आय वस्तुओं व सेवाओं की वह विशुद्ध संपत्ति है जो कि एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचती है। अर्थात यह परिभाषा उपभोग पर आधारित है। साइमन कुजनेट्स की परिभाषा की प्रमुख जो आलोचना है, यह अव्यवहारिक परिभाषा है, क्योंकि इसमें यह मालूम करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि किसी देश में विशुद्ध उत्पादन का कितना भाग स्टॉक में स्थानांतरित किया गया है और कितने भाग का उपभोग किया जा रहा है। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर सैमुएल्सन की है। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने राष्ट्रीय आय के संदर्भ में बताया है कि राष्ट्रीय लाभांश या आय एक नाम है जो कि हम एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक गति में मौद्रिक मांग के लिए देते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स 1885 के 12th एडिशन के पेज नंबर 193 में यह बात बतलाई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय प्लस सरकारी व्यय माइनस मशीनों की घिसावट व्यय और अंत में प्लस निर्यात और आयात के मूल्यों का अंतर। इसलिए हम कह सकते हैं नेशनल इनकम इक्वल टू C प्लस I प्लस Z माइनस D फॉर डिप्रेशिएशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। भारत की जो राष्ट्रीय आय समिति है, उसने राष्ट्रीय आय के संदर्भ में क्या कहा है, अब उसके बारे में जाना जाए। कि राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय आय के अनुमान के बिना दोहरी गिनती में एक द्विही अवधि में प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की माप की जा सकती है, और यही राष्ट्रीय आय है। नेशनल इनकम कमेटी 1949 पेज नंबर 3। राष्ट्रीय आय समिति की जो परिभाषा दी गई है, उसकी जो प्रमुख आलोचना है कि यह अत्यंत व्यापक और अव्यवहारिक परिभाषा है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को मापना अत्यंत कठिन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने राष्ट्रीय आय की नवप्रतिष्ठित और आधुनिक परिभाषाओं के बारे में जाना। अब कुछ प्रश्न हैं स्वप्रगति परीक्षण प्रश्न, जिसमें
हमने 3 प्रश्न आप लोग के लिए तैयार किया है और ये आपसे बन जाना चाहिए। यह बताइए कि किसी देश, पहला प्रश्न है कि किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं, यह किसी देश की वास्तविक विशुद्ध आय है। यह परिभाषा किसकी है? इसके लिए ऑप्शन है मार्शल, पीगू, राष्ट्रीय आय समिति या साइमन कुजनेट्स। बतलाइए क्या बतलाया गया था? बिल्कुल सही, यह मार्शल की परिभाषा है। दूसरा प्रश्न कि राष्ट्रीय लाभांश या आय वस्तुओं और सेवाओं की वह विशुद्ध उत्पत्ति है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों पर पहुंचती है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आपके लिए मार्शल, प्रोफेसर पीगू, राष्ट्रीय आय समिति या प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, यह प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स की परिभाषा है। यह एक आधुनिक परिभाषा है। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रीय आय के अनुमान के बिना दोहरी गिनती में एक दी हुई अवधि में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की जो माप की जा सकती है, जो कि राष्ट्रीय आय होती है, यह किसने बताया है? आपके लिए ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, राष्ट्रीय आय समिति या प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। बतलाइए। बिल्कुल सही, ये भारत की जो राष्ट्रीय आय कमेटी बनी थी 1949 में, उसके माध्यम से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।